सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आज समझा रहे हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो देखिए, विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है और इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। मतलब इस प्रभाव को देखने के लिए कुछ प्रमाण देख रहे हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से, यानी जब दोनों के बीच प्रतियोगिता होती है तो इससे उपभोक्ताओं और विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है और इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं। ये लाभ हुआ है कि वो चुन सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ उन्हें पसंद आ रही है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसको वो ले सकते हैं। और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्पादों की वैरायटी बढ़ने से उनको गुणवत्ता समझ में आ रही है कि कौन सा उत्पादन या कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है और मतलब कीमत भी कम है। तो इन दोनों चीज़ों से वो लाभ ले रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। यानी अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ों को लेकर के वो एक उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने भारत में और ज़्यादा निवेश किया है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है, क्योंकि जब फ़ायदा होता है तभी कंपनियां निवेश करती हैं, नुकसान पर थोड़ी कोई निवेश करेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। यानी ये जो उत्पादन है इनके खरीदार ज़्यादातर संपन्न वर्ग के लोग हैं और इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुईं। अंततः विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम समझें। अब हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। यानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आकर के उत्पादन करें, यहाँ आकर के निवेश करें। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति भी दे दी है। यानी जो श्रमों के लिए जो कानून, श्रमिकों के लिए जो कानून है उनमें लचीलापन लाए हैं। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती हैं। यानी ये अब मतलब कंपलसरी नहीं है कि पूरे टाइम मजदूरों को रखें। जब उनके यहाँ काम का ज़्यादा दबाव हो तब वो मजदूरों को रख सकती हैं।
कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे मतलब इससे क्या होगा, इससे कंपनी के पास जब ज़्यादा काम होगा तब वो श्रमिकों को रखेगी तो श्रम लागत कम आएगी। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि विदेशी कंपनियों के आने से उनके माल की गुणवत्ता को देखते हुए जो है हमारे यहाँ की कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता में अपने यहाँ के माल में गुणवत्ता लाने का प्रयास करके उनके बराबर आने का प्रयास कर रही हैं। और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी नया ज्ञान, नई प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। यानी भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी नई प्रौद्योगिकी लेकर के अपने उत्पादन में और ज़्यादा गुणवत्ता लाने का प्रयास किया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित भी किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स यानी मोटर गाड़ियाँ, इंफोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट और सुंदरम फार्सनर्स, नट और बोल्ट यानी ये बनते हैं। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। यानी विश्व स्तर पर जैसे और कंपनियां काम कर रही हैं वैसे ये भी उसी तरह से काम करने की कोशिश कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन भी किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि यानी डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।